हेलो दोस्त, यूसीएस 6 to 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 का अध्याय 2। इसमें हम लोग जानेंगे कि भोजन में क्या क्या आता है। यानी इस अध्याय में हमें पढ़ना है कि भोजन में क्या क्या आता है। इसके पहले वाले चैप्टर में यानी अध्याय 1 में हमने पढ़ा था कि भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, यानी उसके बारे में भोजन कहाँ से प्राप्त होता है उसके बारे में हम लोगों ने जाना था कि भोजन हमें जो हम लोग आहार के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं इसकी पूर्ति कहाँ से होती है, तो उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि भोजन में आखिर क्या क्या आता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, भोजन यानी जो भी जीव जंतु हो या मनुष्य हो वो भोजन के रूप में कुछ ना कुछ खाता है। अगर वो भोजन नहीं करेगा तो क्या होगा, इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रहेगा। उसे जीवित रहने के लिए तथा वो अपने जीवन व्यतीत करने के लिए उसे भोजन के रूप में कुछ ना कुछ लेना आवश्यक है, नहीं तो वो बिल्कुल वो मर जाएगा। अगर भोजन वो ग्रहण नहीं करेगा तो उसका शरीर अधिक दिनों तक नहीं चलेगा और उसकी मृत्यु हो सकती है। तो हमें अपने शरीर को चलाने के लिए भोजन लेना अति आवश्यक है और वही हम लोग आज जानने वाले हैं कि आखिर भोजन में हम लोग क्या क्या खाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि हम लोग रोज यानी दिनचर्या में कुछ पक्के पदार्थ खाते हैं और कुछ कच्चे पदार्थ खाते हैं। तो पक्के पदार्थ की बात कर लिया जाए तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पक्के पदार्थ में बात कर ली जाए, पक्के पदार्थ तो इसमें क्या होता है, हम लोग रोटी भी खाते हैं, पक्के में हो गया रोटी भी खाते हैं और क्या खाते हैं, चावल भी खाते हैं। चावल हो गया और क्या, दाल, मांस, मछली, सब्जी आदि, यानी आपके बहुत सारे हैं जो हम लोग पक्के पदार्थ के रूप में क्या करते हैं, सेवन करते हैं। यानी रोज वो सब क्या करते हैं, सेवन करते हैं। और कुछ ऐसे भी चीज हैं जो हम लोग कच्चे यानी डायरेक्ट खेती से उपजा और मार्केट में आया और हम उसे खरीद कर उसे पका कर नहीं, ऐसे ही क्या करें, अपने यूज में लाते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, गाजर हो गया, क्या हो गया, कच्चे पदार्थ में क्या हो गया, कच्चे पदार्थ में देखेंगे गाजर, मूली, शलजम, नींबू आदि। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको कच्चे पदार्थ के रूप में यानी कच्चे, उसको डायरेक्ट खेती से आता है और उसे हम अपने खाने के यानी भोज्य पदार्थ के रूप में उसको यूज करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। तो इसको हम लोग सलाद के रूप में उपयोग करते हैं जिससे हमारा खाने का स्वादिष्ट बढ़ जाता है और हम अधिक खाना खा पाते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि जो हम ये भोजन ग्रहण करते हैं वो एक पके हुए पदार्थ होते हैं और एक यहाँ पर देख रहे हैं कच्चे हुए पदार्थ होते हैं, ठीक है। उसके बाद से आपसे अगर कहा जाए कि अगर बतलाइए कि आपको अगर एक ही दिन ये पूरा भोजन यानी संतुलित भोजन, दाल, चावल, घी, मक्खन, दही, दूध ये सब ना दिया जाए और आपको एक ही चीज दिया जाए, खाली आपको भात खिलाया जाए या रोटी खिलाया जाए, तो आप क्या फुर्तीला महसूस कर सकते हैं, आपकी शरीर एक्टिव हो सकती है? तो आपका आंसर क्या होगा, नहीं, क्योंकि हम एक ही पदार्थ खाते खाते क्या होते हैं, हमारा मन उब जाता है, हम उसको नहीं एडजस्ट कर सकते, यानी हम उसको खाना नहीं पसंद कर सकते, क्योंकि हमारा दिमाग है और जो हमारा मानसिकता बनी है कि हम लोग एक ही चीज को खाने से क्या होता है, बोरिंग फील होने लगता है। आपको अगर एक ही चीज भात खिलाया जाए तो क्या आप एक दिन खा सकते हैं, 2 दिन खा सकते हैं, 3 दिन खा सकते हैं, लेकिन डेली यानी उसको एक सप्ताह तक अगर दिया जाए, 15 दिन तक दिया जाए तो खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, ना ही आपको पूरा विटामिन मिलेगा, ना ही वसा मिलेगा और ना ही प्रोटीन मिलेगा, और उससे आपको सिर्फ एक तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एक खाली कार्बोहाइड्रेट शरीर को चलाने में मदद नहीं करेगा, क्योंकि हमें शरीर को चलाने के लिए क्या होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है, कैल्शियम की आवश्यकता होती है, खनिज लवण की आवश्यकता होती है, यानी इतने सारे चीज का आवश्यक है। तो हम एक पदार्थ से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, नहीं ना प्राप्त कर सकते हैं।
तो हमें इन सबको पूर्ति करने के लिए अनेक यानी संतुलित आहार के रूप में हमें घी भी खाना चाहिए, मक्खन भी खाना चाहिए, बटर भी खाना चाहिए, और क्या बोलते हैं मछली, सब्जी, हरी सब्जी और शलजम, नींबू, यानी इन सब का सेवन करने से हम क्या होते हैं एक्टिव महसूस करते हैं। और एक ही चीज के खाने खाने से हम लोग क्या होता है सुस्त यानी डल फील होते हैं, हमें मन नहीं लगता है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर बात करने वाले हैं, हमारा अगला पॉइंट है कि पोषण तत्व। तो पोषण तत्व में क्या होता है यानी भोजन के संगठनों में कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक तत्व भी मौजूद होते हैं जो पोषक तत्व कहलाते हैं, या उसको हम लोग पोषण या पोषक तत्व कहलाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, खनिज लवण हो गया, ये सब क्या है ये पोषण तत्व के मुख्य रासायनिक तत्व हैं। ठीक है, उसके बाद से हम लोग जानने वाले हैं कि कार्बोहाइड्रेट के सामान्य प्रकार। तो इसमें क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट भी हमारे शरीर को विभिन्न रूप में उसको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, यानी एनर्जी देता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट कह दें तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कुछ यहाँ पर देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट के सामान्य प्रकार। तो कौन कौन से प्रकार है, तो एक हमारा जो शर्करा है ये क्या है शर्करा के रूप में रहता है, और शर्करा के रूप में भी और क्या, तो यहाँ पर एक स्टार्च होता है, उसमें भी क्या होता है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बनी रहती है। और क्या है ग्लूकोज, और क्या है सुक्रोज, और क्या है हमारा एक फ्रूक्टोज होता है, उसके बाद से मंड, और क्या एक मंड हो गया, उसके बाद से कार्बोहाइड्रेट हो गया। ये क्या है, ये तो कार्बोहाइड्रेट के सभी प्रकार हैं। अब हम लोग बात कर लेंगे कि जो हमारे ये कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोग मीठे पदार्थ का सेवन करते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, उसको हमारा शरीर क्या करता है ग्लूकोज के रूप में ग्रहण करता है, और उसको एकत्रित कर किसमें और तूरकर यानी ग्लाइकोजेन के रूप में तूरकर उसको क्या करता है शरीर को प्रोवाइड करता है। यानी डायरेक्ट हमारा शरीर क्या करता है कार्बोहाइड्रेट लेता है और वो संचित करके रखता है, किसमें यानी ग्लूकोज के रूप में संचित करके रखता है। और जब आवश्यकता पड़ती है शरीर को, यानी शरीर की जब एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है तो उसको तूरकर यानी छोटे छोटे कण में तूरकर यानी ग्लाइकोजेन में तूरकर उसको क्या करता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है। और हम लोग बात कर लेते हैं तो सुक्रोज हो गया, स्टार्च हो गया, फ्रुक्टोज हो गया। तो सुक्रोज और फ्रुक्टोज क्या होता है, ये चीनी यानी शक्कर होता है उसमें पाया जाता है। ये सुक्रोज और फ्रुक्टोज किसमें पाया जाता है, शक्कर यानी चीनी में पाया जाता है। और स्टार्च की बात कर लें तो स्टार्च किसमें पाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा स्टार्च क्या होता है, ये आलू में पाया जाता है, उसके बाद से चावल है उसमें भी क्या होता है, उसमें भी पाया जाता है। और क्या होता है, गेहूं है तो गेहूं में भी पाया जाता है, मक्का जिसको हम लोग भोजपुरी में यानी अपने बोलचाल के भाषा में क्या कहते हैं मकई कहते हैं, इसमें भी क्या होता है स्टार्च की मात्रा होती है। ठीक है, यानी इन सब में क्या होते हैं स्टार्च बने रहते हैं, और इनको जब हम लोग इन सभी खाद्य व्यंजक पदार्थ को सेवन करते हैं तो इससे हमें क्या होता है ऊर्जा यानी कार्बोहाइड्रेट के रूप में ऊर्जा हमें मिलती है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग देखने वाले हैं कि जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं अगर जांच करना हो तो इसको हम लोग एक सल्फ्यूरिक विलयन को आयोडीन के संपर्क में लाकर यानी जो हमारा खाद्य पदार्थ होता है जो हमारा स्टार्च होता है उस पर हम लोग 2 बूंद गिराते हैं या 2 बूंद 4 बूंद गिराते हैं, तो अगर उसका रंग नीला और हल्का काला हो जाए तो हम इसमें समझेंगे कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। यानी आपको क्या करना है कि एक सल्फ्यूरिक विलयन लेना है, क्या करना है बाबू, एक सल्फ्यूरिक विलयन लेना है, और उसको यानी उस विलयन को आपको स्टार्च पर क्या करना है 2-4 बूंद गिराना है। यानी जो भी हमारा कार्बोहाइड्रेट की खाद्य व्यंजक है, आपके पास जो व्यंजक है जैसे आलू का सब्जी हो गया या चावल हो गया या मकई का भात हो गया या जैसे बोल देते हैं गेहूं का रोटी हो गया, तो उसको जांचने के लिए कि हाँ इसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, तो उसमें क्या होता है जो सल्फ्यूरिक हमारा विलयन होता है उसको उस परख नली में हम लोग उसको गिराकर यानी जो हमारा सल्फ्यूरिक विलयन है उसको गिराकर हम लोग जांचेंगे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होगा तो उसका रंग
नीला और हल्का काला के रूप में प्रतीत होगा, यानी नीला और हल्का काला के रूप में हमें दिखाई देगा। जैसा हम लोगों ने यहाँ पर फिगर के माध्यम से देख रहे हैं कि एक बच्ची क्या कर रही है, कार्बोहाइड्रेट को जांच रही है। ठीक है, और हम लोग बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट पर कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है हमारा शरीर का एनर्जी यानी ऊर्जा प्रदान करने वाला सबसे मुख्य भूमिका निभाता है। यानी कार्बोहाइड्रेट जो है हमें शरीर को चलाने में और इसका बहुत ही योगदान होता है। जैसे आपने देखा होगा कि एथलीट जो खिलाड़ी होते हैं, जो हम लोग अधिकांश क्रिकेट मैच देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो पिच पर या फील्डिंग हो या बैटिंग हो, तो उसमें क्या होता है, खिलाड़ी थके नहीं या कुछ खिलाड़ी थक जाते हैं, उसको तत्काल एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए यानी तत्काल ऊर्जा देने के लिए वो क्या करता है, किस चीज का सेवन करता है, ग्लूकोज का। यानी ग्लूकोज क्या करता है, वो जूस के रूप में ग्लूकोज लेता है और क्या करता है, केला खाता होगा, केला खाता है। ऐसा आपने देखा होगा क्रिकेट मैच के दौरान वो जो जूस पीता है उसमें क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा होती है जो उसे तत्काल एनर्जी प्रदान करने में सहायक होती है, और वह केला लेता है। केला सेवन करने से उसे क्या होता है, जस्ट यानी तत्काल उसे एनर्जी प्रदान करता है। ठीक है, और जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा यानी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अगर आवश्यकता से अधिक लेने से यानी इसका सेवन अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा के अधिक सेवन करने से हमें मधुमेह रोग यानी चीनी रोग होता है। यानी आपने देखा होगा कि किसी बच्चे या ये अधिकांश जो 50 साल के होते हैं या 55 साल के होते हैं, तो उसमें क्या देखा जाता है कि मधुमेह रोग यानी चीनी रोग देखा जाता है। वो क्या होता है कि उनको उनका शुगर बढ़ जाता है, यानी वो या तो उनको डॉक्टर सलाह देते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट की मात्रा न लें। यानी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा न लेने के मतलब क्या है कि ये अधिक चीनी न खाएं, ये आलू न खाएं, ये चावल न खाएं, यानी जिनसे इनको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मिल रही है वो नहीं खाए, जिससे इनका शुगर कंट्रोल बना रहे। तो हम लोगों ने अपने देखे होंगे, अपने दादा दादी को या आस पड़ोस में देखे होंगे कि किसी किसी को शुगर रोग हो जाता है। ऐसा क्यों, आपने कभी महसूस किया है? तो वह व्यक्ति या तो अधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सेवन कर लिया है, जिससे उसे क्या होता है, शुगर बीमारी यानी मधुमेह रोग उसे हुआ होता है। अब बात करेंगे एक और पॉइंट पर कि आवश्यकता से अधिक सेवन किया गया कार्बोहाइड्रेट पौधे में स्टार्च यानी पौधे में बात करें तो स्टार्च के रूप में एकत्रित हो जाता है, और जंतु में बात करें यानी हम लोग जीव जंतु में बात करें तो ये क्या होता है, ग्लाइकोजन यानी ग्लूकोज के रूप में क्या होता है, एकत्रित होता है, यानी वो इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद से बात करेंगे अब हम लोग प्रोटीन के बारे में। तो इसे थोड़ा हम लोग साफ कर देते हैं। प्रोटीन, अब हम लोग बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन शरीर के वृद्धि यानी टूटे फूटे अंग को या कटे अंग को उसके कोशिकाओं का निर्माण करने का काम किसको है, प्रोटीन को है। तो प्रोटीन क्या करते हैं, शरीर की वृद्धि तथा टूटे फूटे भाग को मरम्मत के लिए कोशिका का निर्माण करता है। क्या करता है, कोशिका का निर्माण करता है, इसलिए इसे शरीर वर्धक यानी शरीर बनाने वाला प्रोटीन कहा जाता है। क्या कहिएगा कि प्रोटीन शरीर के वृद्धि तथा टूटे फूटे भागों को मरम्मत करने के लिए जो कोशिका का निर्माण करता है वह क्या कहलाता है, प्रोटीन कहलाता है। इसे शरीर वर्धक यानी शरीर को बनाने वाला कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि प्रोटीन जो है हमें किस किस स्रोत से प्राप्त होता है। प्रोटीन हमें किस किस स्रोत से प्राप्त होता है, तो अगर हम लोग पादप स्रोत से बात करें तो पादप स्रोत से हम लोग पहले जान लेंगे कि आखिर हमारा प्रोटीन जो है वो पादप यानी पेड़ पौधा से हम लोग कैसे प्रोटीन प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हमारा ये प्रोटीन है, ये प्राप्त कर रहे हैं हम लोग पादप स्रोत से। पादप स्रोत, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, जो हमारा दाल है, चना है, सोयाबीन है, सेम है और मूंगफली है, अंकुरित अनाज है, ये सब से क्या होता है, हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। तो पादप स्रोत में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे चना हो गया, दाल हो गया, उसके बाद से सोयाबीन हो गया, उसके बाद से अंकुरित अनाज, उसके बाद से और क्या है, अंकुरित अनाज हो गया, उसके बाद से चना हो गया, दाल हो गया, सेम हो गया,
सेम, राजमा, यानी इन सभी चीजों से, मूंग भी हो गया, मूंग, तो इन सब से क्या होता है, ये पादप से प्राप्त होते हैं, यानी पादप स्रोत से प्राप्त होने वाले प्रोटीन है। यानी इसको आप नोट कर लीजिएगा कि हमें अगर पूछ दिया जाए कि वह कौन कौन से चीज है जिससे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है, यानी वो पादप से होना चाहिए, तो आपका आंसर क्या होगा, चना होना चाहिए, दाल होना चाहिए, सोयाबीन होना चाहिए, अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज बोले तो अंकुरित अनाज यानी जो हम लोग अनाज होता है, जो चना होता है, मूंग होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, नमी में यानी पानी में भिगो देते हैं, और पानी में भिगो कर उसको कपड़ा से बांध देते हैं, यानी सूती वस्त्र से उसको बांध देते हैं या नमी युक्त स्थान पर रख देते हैं, जिसमें उसमें क्या होता है, अंकुरन पैदा हो जाता है। अंकुरन जो देखेंगे 2 दिन के बाद, तो उसमें उजला उजला दिखाई देने लगता है, उसको हम लोग अंकुरित अनाज कहते हैं। अगर उसका सेवन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद से सेम है, तो सेम तो आप लोग देखा ही होगा, जो हमारा क्या होता है, वो करकट का या जो झोपड़ी होता है उस पर क्या होता है, सेम लामा लामा फरता है, तो उसमें भी क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा होती है। राजमा क्या होता है, ये जम्मू कश्मीर में मिलता है, इसको भी सेवन करने में, यानी ये क्या होता है, बीज जैसा, ये जो बादाम जैसा होता है उसका उस तरह रंग होता है, उसमें भी क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा होती है। मूंग क्या है, मूंग आपने देखा होगा, मूंग में भी क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा होती है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर प्रोटीन हमें सबसे ज्यादा किस में मिलता है, तो प्रोटीन सबसे, तो हमारा आंसर क्या होगा, यानी यहाँ पर हम लोग जैसे देख रहे हैं कि हमारा प्रोटीन यानी प्रोटीन सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, तो आंसर क्या होगा बाबू, सोयाबीन। आपका आंसर क्या होगा, सोयाबीन लिखिएगा, क्योंकि सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा पूछी जाए कि प्रोटीन किसमें पाया जाता है, तो हमारा सोयाबीन में होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सबसे अधिक प्रोटीन होता है। ये तो हमारा हो गया पादप द्वारा, यानी पादप स्रोत से प्राप्त होने वाले प्रोटीन के स्रोत। अब हम लोग देखेंगे जंतु से, यानी जंतु से हमें जंतु के माध्यम से कैसे प्रोटीन प्राप्त होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसे हम थोड़ा साफ कर देते हैं। यहाँ पर हमारा जो पादप स्रोत था, अब हम लोग जानेंगे जंतु स्रोत से, यानी जंतु स्रोत से हमें प्रोटीन कैसे प्रोवाइड होता है। तो प्रोटीन कैसे प्राप्त होता है, जंतु से। तो यहाँ पर देख रहे हैं जंतु स्रोत, इसको भी नोट कीजिएगा। तो जंतु स्रोत से हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे मांस हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, पनीर हो गया इत्यादि, यानी ये सब कहां से मिलता है, जंतु से। जो हमारे ये मांस हो गया और क्या, अंडा हो गया, मछली हो गया और क्या, दूध हो गया, पनीर हो गया। ये सब किससे प्राप्त होता है, हमें जंतु से तो प्राप्त होता है। मांस का, यानी मांस बोले तो हम लोग मांस अगर बोल दे तो या तो बकरा का मांस हो या चिकन हो या मटन हो, कुछ भी हम लोग मांस खाते हैं, तो उसमें किसकी उपलब्धता होती है, उसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। अगर हम लोग यहाँ पर अंडा की बात करें तो अंडा भी किससे प्राप्त होता है, जंतु से ही प्राप्त होता है। मछली क्या है, जंतु ही है। और दूध क्या है, जो गाय है या भैंस है उससे हम लोग क्या करते हैं, दूध प्राप्त करते हैं, वो भी उसमें क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा होती है। और पनीर की बात करें तो दूध को ही, यानी वो जो दूध तैयार होता है जंतु से, उसी को हम लोग पनीर फाड़कर या पनीर उसको निकाल कर क्या करते हैं, प्रोटीन उससे ग्रहण करते हैं। ये हमारा जो प्रोटीन है, ये इसको हम लोग शरीर वर्धक यानी शरीर को बनाने वाला कहा जाता है। आखिर क्यों, इसको हम लोग देखते हैं कि इसका निर्माण क्या करने में होता है। जो हमारा शरीर कट जाता है, वो अनावश्यक कभी हमें शरीर कट गया या हमारा हाथ कट गया, तो ये जो घाव बन जाता है, उसको भरने में प्रोटीन की मदद करता है। यानी फिर हमारा पूरा शरीर को उस तरह लाने में किसकी भूमिका होती है, प्रोटीन की। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई घाव हुआ हो, तो वो क्या होता है कि वहां पर गड्ढा बन जाता है। अगर उसको पूर्ति करने के लिए, यानी वहां पर फिर नया कोशिका का निर्माण करने के लिए, फिर वहां पर नया चमड़ा का निर्माण करने के लिए, ये क्या होते हैं, प्रोटीन साहब क्या करते हैं, वहां पर वो अपना सेल का निर्माण करते हैं और वो आपका घाव ठीक हो जाता है। तो ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, शरीर वर्धक कहते हैं, कि हमें
कहीं भी चोट भी लगे या कटे फूटे, लेकिन फिर उस तरह ही हमारा शरीर बन जाता है। इसमें किसका भूमिका होती है? प्रोटीन की भूमिका होती है। तो हम लोगों ने जाना प्रोटीन के बारे में। अब हम लोग बात कर लेंगे वसा के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा शरीर यानी कार्बोहाइड्रेट से और प्रोटीन से जो भी एनर्जी लेकर वो ऊर्जा को संचित कर यानी इकट्ठा कर रखता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वसा के रूप में जानते हैं। वसा का इंग्लिश होता है बाबू फैट। इसका इंग्लिश क्या होता है? फैट। और इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? मोटापा। यानी इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मोटा, और मोटा का अर्थ क्या होता है? मोटापा। मोटा का अर्थ क्या होता है? मोटापा। यानी आपने देखा होगा आजकल के परिवेश में बहुत ही मोटापा एक समस्या बन गया है। कारण क्यों? कारण देखा जाता है कि ये सब क्या करते हैं, यानी जो भी जिस व्यक्ति को मोटापा हुआ हो तो वो किसका सेवन कर रहे हैं? अधिक फैट का सेवन कर रहे हैं। उससे क्या होता है? उनको चर्बी यानी जो हमारा एक्स्ट्रा चाम जो हम लोग देखते हैं, एक्स्ट्रा मांस देखते हैं, वही तो चर्बी है जो हमारा क्या होता है? शरीर के ऊपर यानी ऊपरी परत पर क्या होता है? वो जमा हो जाता है यानी इकट्ठा होने लगता है। जो वो ऊर्जा ही है, वो फैट है, जो वो चर्बी है हमारा, वो एक तरह का ऊर्जा ही है, लेकिन वो संचित ऊर्जा है। उसमें क्या होता है कि वो जमा होते जाता है यानी आप नियमित रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये एकदम लगातार ले रहे हैं। उसके बाद से क्या होगा कि एक दिन ऐसा समस्या आएगा कि आपको पूरा चर्बी यानी मोटा हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग को क्या होता है? मोटा हो जाता है यानी मोटापा हो जाता है। उसमें क्या होता है कि चर्बी जम जाती है। तो चर्बी जमती है किसी कारण? मोटापा के कारण। वो कैसे? वो वसा युक्त भोजन करने से। तो वसा युक्त में क्या आ गया? घी आ गया। इसमें क्या हो गया? घी हो गया। तो जो हमारा क्या हो जाए, यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या हो? वसा युक्त भोजन यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर ध्यान नोट कीजिएगा। वसा युक्त भोज्य पदार्थ। अब इसमें देखिए कि इसमें क्या क्या आता है। इसमें क्या क्या आता है यानी वसा युक्त भोज्य पदार्थ में क्या क्या आता है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो हमारा वसा युक्त भोज्य पदार्थ है, इसमें क्या आता है? घी आता है। और क्या बोलते हैं? इसमें तेल आता है, यानी तेल अधिक मात्रा में खाएंगे, तेल हो गया। समोसा हो गया। चौमिन आजकल बहुत चला हुआ है। चौमिन क्या हुआ है जी? बहुत कुछ चला हुआ है कि चौमिन क्या होते हैं? चौमिन हो गया, मैगी हो गया। तो ये सब में क्या होता है? फैटी यानी वसा अधिक मात्रा में होती है, जो हमें शरीर को फुलाने यानी उसमें चर्बी प्रदान करने में मदद करती है। ये क्या इसको अगर न रोका जाए तो ये बहुत ही घातक रोग पैदा करती है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि जो हम लोग घी, तेल, समोसा, चाउमीन, मैगी का सेवन करते हैं, इससे क्या होता है? वसा के रूप में हमारा शरीर चमड़ी पर इकट्ठा हो जाता है, यानी क्या होता है? चर्बी एक इकट्ठा हो जाता है। तो उसको हम लोग दूर करने के लिए क्या करते हैं? यानी डॉक्टर की सलाह पर हमें एक्सरसाइज करना आवश्यक है। एक्सरसाइज करेंगे तो उससे क्या होगा? हमारा चर्बी गलेगा। और क्या होता है कि एक डॉक्टर के ही अनुसार, धर्मशास्त्र के अनुसार आपको बनाया गया है कि आपको उपवास करना है। उपवास में क्या होता है? उपवास दिन क्या होता है कि आपको उस दिन तो आप भोजन नहीं ग्रहण कर सकते हैं। भोजन जब नहीं ग्रहण करेंगे तो उसमें ना कार्बोहाइड्रेट लेंगे, ना ही वसा लेंगे, ना ही प्रोटीन लेंगे। तो आखिर आपका शरीर कैसे एनर्जी प्रदान करेगा, यानी आपका शरीर उस दिन कैसे काम करेगा? तो यही जो हमारा ये शरीर में वसा युक्त यानी चर्बी जो हमारा जमा है, उसको क्या करेगा कि उसको तोड़ कर वो जो हमारा शरीर है, जो हमारा शरीर का मशीन है, उसको तोड़ कर वो ऊर्जा प्रोवाइड कराएगा। यानी वो ऊर्जा पूरे शरीर को देगा, जिससे हम अपने शरीर को सुचारू रूप से चला सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है जी? ये जो हमारा वसा है ये किन से प्राप्त होता है? किसका खाने से प्राप्त होता है? जो हमारा तेलपक चीज है उसको खाने से हमें वसा होता है। अगर हम लोग इसकी जांच करना हो कि आखिर इस खाद्य पदार्थ में वसा है कि नहीं, तो इसको जांच करने के लिए
हम क्या करते हैं, एक पेपर ले लीजिएगा और उस पर क्या कीजिएगा कि इसको रख लीजिएगा। रखने के बाद से क्या कीजिएगा कि फिर हटा लीजिएगा, यानी उसको दबा कर रख लीजिएगा और जो उसमें पेपर में तेल लगा होगा उस पर क्या करिएगा, सल्फ्यूरिक विलेन डाल दीजिएगा। और डालने के बाद से अगर उसका रंग बैगनी हो जाता है और बैगनी हो जाता है, यानी जो कागज का रंग बैगनी हो जाता है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, यानी इस खाद्य पदार्थ में तेल की मात्रा यानी वसा की मात्रा अधिक है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने जान लिया कि वसा के बारे में, कि वसा से क्या क्या लाभ है और उससे क्या क्या हानियां हैं। ठीक है, उसके बाद से हम लोग बात करेंगे अपने विटामिन के बारे में। तो विटामिन की यहाँ पर देख रहे हैं, अगला हमारा पॉइंट है विटामिन। अगला पॉइंट है बाबू हमारा विटामिन। तो ध्यान दीजिएगा कि विटामिन का संश्लेषण मनुष्य या अन्य जंतु में नहीं पाया जाता है। यानी विटामिन जो है, ये विटामिन की अगर बात करें, पहले एक नंबर पॉइंट लिख लीजिएगा कि जो विटामिन है तो इसकी खोज किसने किया था, फ्रांक ने किया था। विटामिन का खोज किसने किया था, लिख दे रहा हूं यहां पर, नोट करते जाइए एकदम बिल्कुल आसान तरीके से। विटामिन की खोज यानी विटामिन की खोज किसने किया था, तो फ्रांक ने किया था। ठीक है, किसने किया था, तो फ्रांक ने किया था। और बात जानेंगे कि विटामिन का संश्लेषण मनुष्य या अन्य जंतु में नहीं पाया जाता है। यानी विटामिन के जो संश्लेषण है मनुष्य या अन्य जंतु में नहीं पाया जाता है, इससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। यानी इसका संश्लेषण होगा तो इससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। और देखते हैं कि जो हमारा विटामिन है वह मुख्य रूप से 2 प्रकार के पाए जाते हैं। विटामिन कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 2 प्रकार के। एक होते हैं जल में घुलनशील। क्या होते हैं बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एक हमारा होता है कि जल में घुलनशील होता है। तो जल में घुलनशील होने वाले विटामिन कौन कौन से हैं, इसको हम लोग नोट करेंगे। तो जल में घुलनशील है हमारा एक विटामिन बी और हमारा क्या है जी, एक विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी क्या है, ये जल में घुलनशील है। यानी इसको हम लोग जल में क्या कर सकते हैं, घोल सकते हैं। और कुछ ऐसे भी विटामिन हैं जो जल में नहीं घुल सकते हैं। वह क्या है, यानी उसको हम लोग जल में नहीं घोल सकते हैं, वह घुलते हैं वसा में, यानी वसा में घुलनशील। इसको भी नोट कीजिएगा, वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील हो गया हमारा ए विटामिन है हमारा ए, उसके बाद से डी, उसके बाद से ई, उसके बाद से के। यानी ये 4 जो है हमारा विटामिन ए डी ई के, ये क्या है, जल में वसा में घुलनशील है। और बी और सी क्या है, जल में घुलनशील है। ये कॉम्पिटिटिव लेवल का भी क्वेश्चन है, इसको इस तरह घुमाकर पूछता है कि बतलाइए वह कौन सा विटामिन है जिसको जल में घुला जा सकता है। तो आपका क्या आंसर होगा, बी और सी। बी और सी जो विटामिन है उसको हम लोग जल में भी घोल सकते हैं। और आपसे पूछ दिया जाए कि बतलाइए ऐसा कौन सा विटामिन है जो जल में नहीं घुलता, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बतलाइए कि वह कौन सा विटामिन है जो जल में नहीं घुलता। यानी जल में नहीं घुल रहा है तो किस में घुलेगा, वसा में घुलेगा। तो वसा में घुलने वाला विटामिन कौन कौन सा है, ए डी ई के। यानी ये क्या है, वसा में घुलनशील है। उसके बाद से हम लोग देखते हैं विटामिन के अलावा कुछ ऐसे खनिज तत्व हैं जो हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा। यानी कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो इस प्रकार है। कैल्शियम क्या है जी, कैल्शियम फास्फोरस, लोहा यानी कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, लोहा हो गया, सोडियम हो गया, आयोडीन। इनसे क्या होता है, इनसे भी हमारे शरीर को यानी शरीर के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखते हैं कि जो हमारे यहाँ पर कैल्शियम है, ये कैल्शियम क्या करता है, हमारे शरीर को यानी शरीर के अस्थि को ऊर्जा प्रदान करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर हमारे शरीर में
कैल्शियम की मात्रा कमी हो जाए तो हमारा शरीर का जो अस्थि है यानी हड्डी है वो क्या होने लगेगी, कमजोर होने लगेगा। तो इसको पूर्ति करने के लिए हमारे शरीर को कैल्शियम की मात्रा होना आवश्यक है। और ये कैसे प्राप्त होता है, यानी ये कैल्शियम किससे प्राप्त होता है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि शरीर को कैल्शियम कैसे प्राप्त होता है तो आपका आंसर होना चाहिए दूध से। किससे प्राप्त होता है, दूध से और किससे, अंडा से। यानी अंडा का जो हमारा अंडा का वो नीचे वाला यानी बीच वाला पीला भाग नहीं, अंडा का ऊपरी वाला भाग, अंडा का ऊपरी वाला भाग क्या होता है, उसमें कैल्शियम की मात्रा होती है। तो आपको अगर शरीर की पूछ दिया जाए कि शरीर को कैल्शियम किन किन चीजों से प्राप्त होता है, किन किन खाद्य व्यंजनों से प्राप्त होता है, तो क्या कीजिएगा, दूध और अंडा। दूध में भी क्या होता है, कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, और दूध में भी क्या होता है, कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। उसके ऊपरी वाला भाग यानी ऊपरी वाला उजर जो व्हाइट होता है, जो उजला होता है, उसमें कैल्शियम की मात्रा होती है। अब एक और बात बतला दे, जब कैल्शियम की बात आए तो एक नोट कर लीजिएगा, एक स्टार बनाकर नोट कर लीजिएगा कि पूछ दिया जाए कि जो हमारा अंडा होता है, अंडा आपने देखा होगा ना, जो अंडा होता है उसका आवरण किसका बना होता है, यानी जो अंडा का वो कवर होता है, जो उसका कवर होता है, गोल जो कवर होता है वो किसका बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना होता है, कैल्शियम, क्या लिखिएगा बाबू, आंसर क्या लिखिएगा, आंसर लिखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, इसका आवरण किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, उसी तरह अब हम लोग फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस भी क्या होता है, हमारे शरीर को बहुत ही ऊर्जा प्रदान करने में मदद होता है। यह भी हमें खनिज लवण से ही प्राप्त होता है। लोहा की बात करें तो लोहा यानी जो हम लोग हरी सब्जी खाते हैं, जो हमें हरी सब्जी खाते हैं उसमें भी क्या होता है, लोहा की मात्रा होती है। आप कहेंगे कि लोहा, ये लोहा जो जिससे घर का काम होता है वो वाला लोहा नहीं, वो वाला लोहा नहीं, जो लोहा हम लोग देखते हैं वो वाला लोहा नहीं। कौन सा लोहा, जो हम लोग हरी सब्जी खाते हैं, हरी सब्जी में कौन, पालक में। तो सबसे अधिक लोहा कहां से प्राप्त होता है, पालक की सब्जी में। ठीक है, तो इसका स्रोत लिख लीजिएगा, पालक। यानी पालक हम लोग जो सेवन करते हैं उसमें क्या होता है, लोह पदार्थ, लोहा का अधिक मात्रा होती है, जिससे क्या होता है, हमें खून यानी खून बनने में मदद होता है। अगर हम लोग हरा सब्जी खाएंगे, अधिकांश हम लोग हरा सब्जी पालक खाएंगे तो हमें क्या होगा, खून अधिक बनेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सोडियम। तो सोडियम हम लोग क्या करते हैं, सोडियम भी हमें खाने के रूप में इसका उपयोग करते हैं। यह भी हमारे शरीर के अस्थियों को और हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने आयोडीन की। तो आयोडीन में क्या होता है कि इसको हम लोग सेवन तो आप लोग करते होंगे। अब पूछिए कहाँ करते होंगे, तो आयोडीन जो हम लोग नमक खाते हैं तो उसमें किसका मात्रा होता है, आयोडीन का मात्रा होता है। और नमक में क्या होता है, सोडियम होता है और आयोडीन होता है। आयोडीन की भी जांच किस तरह की जाती है, तो इसको भी सल्फ्यूरिक विलयन को उसमें डालेंगे तो ये अगर नीला तोता हो जाता है तो ये क्या होता है, इसमें आयोडीन की मात्रा होती है। इसको जांच करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र पर या जो हमारे ब्लॉक कर्मचारी द्वारा भेजे गए होते हैं इसका भी जांच किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने अपने जान लिया कि विटामिन के अलावा भी कुछ ऐसे तत्व हैं जिनसे हमें ऊर्जा प्रदान होती है। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे जो हमारा विटामिन है कि कुछ पोषक तत्वों के अतिरिक्त दो अन्य तत्व ऐसे हैं जिससे भी क्या होता है, हमें क्या बोलते हैं, विटामिन मिलता है। यानी पोषक तत्व के अलावा दो ऐसे तत्व हैं जिनसे हमें विटामिन मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं, एक रुक्षांश, एक क्या है जी, रुक्षांश। उसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, आपको यहाँ पर एक हमारा पॉइंट है, इसे मिटा देते हैं। लिखेंगे कि दो तत्व ऐसे हैं जो विटामिन के रूप में शरीर को लाभ पहुंचाते हैं। क्या करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। वो तो कौन कौन से हैं, एक हमारा हो गया जल, एक हमारा क्या हो गया, जल हो गया, और दूसरा क्या हो गया, रुक्षांश। क्या हो गया बाबू, रुक्षांश। ये क्या है, ये भी क्या करता है, हमारे शरीर को एनर्जी यानी विटामिन प्रदान करने में सहायक होता है। ध्यान दीजिएगा कि जल से भी आपको क्वेश्चन बनता है। वो कैसा, वो किस तरह का क्वेश्चन होता है, तो पूछता है कि बतलाइए आपके शरीर के पूरे भाग का कितना % जल होता है।
क्या है जी क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कॉम्पिटिटिव लेवल का है कि पूछता है कि बतलाइए आपके शरीर का जल कितने प्रतिशत होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर लिखिएगा कि हमारा शरीर का जल 65 से 80% होता है। यानी हमारा शरीर का कुल भार का जल कितना मात्रा, ये इनका भूमिका अधिक है। देख रहे हैं ना कितना अधिक है, 65 से 80% है हमारा जो एनर्जी प्रदान करने में सहायक है जल का होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन क्या हुआ था और यहाँ पर आंसर लिख लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया जल की बात। यानी जल हमारा शरीर के पूरे भाग का कितना होता है, 65 से 80%। कितना होता है, 65 से 80%। यानी पूरे शरीर की बात कर रहा है, पूरे शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, तो 65 से 80%। और बात कर लेंगे रुक्षांश। यानी रुक्षांश में क्या होता है, जो हम लोग अपने घर में भी देखे होंगे या अपने बाहर इलाके में भी देखे होंगे, जो आटा मिल होते हैं उसमें क्या होता है, वो चोकर को बाहर निकालता है, जिससे वो चोकर मार्केट में बेचता है और वो आटा को बोरियों में पैक कर दुकानों पर भेजता है, यानी दुकान पर सप्लाई करता है। लेकिन हम लोग अपने घर के भी परिवेश में देखा होगा, यानी घर में भी देखा होगा कि जो चोकर होता है यानी खोराई, उसको हम लोग भोजपुरी में खोराई बोलते हैं। तो वो हमारी मम्मी क्या करती हैं, माताएं क्या करती हैं कि उसको चाल कर, यानी जो चलनी देखे होंगे उसको चाल कर क्या करती है, उसको बाहर निकाल देती हैं। तो जो वो चाला हुआ भाग होता है, जो वो खोराई के रूप में रहता है, उसी को हम लोग रुक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, रुक्षांश कहते हैं। रुक्षांश का आकार रेशेदार होता है, यानी देखे होंगे रेशा रेशा जैसा होता है, जो वो क्या होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रुक्षांश बोलते हैं। ये क्या करता है, ये यानी जो रुक्षांश है वो भी हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करने में मदद करता है। आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था कि इसकी यानी चलनी का ज्ञान नहीं था, तो वो लोग व्यक्ति क्या करते थे, उस रुक्षांश को निकालना नहीं जानते थे, यानी खोराई को निकालना नहीं जानते थे, तो बहुत ही हष्ट पुष्ट होते थे। क्या होते थे, हष्ट पुष्ट और बहुत ही बलवान होते थे, क्योंकि हम लोग जो लोह पदार्थ है उसको बाहर कर दे रहे हैं और खाली सीठी यानी आटा खा रहे हैं, तो उससे हमें उतना एनर्जी प्रोवाइड नहीं होती। और वही लोग जो पहले होते थे तो क्या करते थे, मक्का में जो रुक्षांश होता था, मरुआ में रुक्षांश होता था, तो उसको उतना न चलकर वो उसको ऐसे ही बना देते थे, जो बहुत ही शक्तिशाली और बलवान दिखाई देते थे और वो मेहनती भी होते थे। ठीक है, और आपने देखा होगा कि जो हमारा रुक्षांश निकाला हुआ भाग होता है उसको हम लोग चोकर के रूप में अपने गायों को या भैंस को खिलाते हैं, तो वह कितना मजबूत होती है। यानी हम इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि जो हमारा रुक्षांश है वो बहुत ही क्या करता है, यानी विटामिन शरीर को देने में मदद करता है। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने अपने विटामिन के बारे में जान लिया। अब हम लोग जानेंगे आहार, और आहार के बारे में संतुलित आहार के बारे में जानेंगे, और उससे होने वाले फायदे और उनसे होने वाले रोग और उनसे निवारण, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अपने नेक्स्ट स्लाइड में अब बात कर लेंगे आहार, यानी यहाँ पर अपने नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं आहार के बारे में। तो हम लोग अब क्या करते हैं, जो भोजन के रूप में जो भी हम लोग कुछ खाते हैं उसको क्या कहते हैं, आहार कहा जाता है। यानी पूरे दिन में जो व्यक्ति भोजन के रूप में ग्रहण करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आहार कहते हैं। जैसे मान लीजिए रोटी चावल ही खा लिए, केला खा लिए या सब्जी खा लिए, यानी जो भी कुछ खा रहे हैं पूरे दिन में, यानी सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटा में हम लोग जो भी कुछ खाते हैं उसको हम लोग आहार के रूप में जानते हैं। क्या जानते हैं, आहार के रूप में जानते हैं कि जो हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उसे हम लोग आहार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से बात करते हैं हम लोग संतुलित आहार। तो संतुलित आहार ये नाम से ही स्पष्ट है, संतुलित यानी संतुलन बनाया हुआ आहार। तो संतुलित आहार में क्या होता है कि इसमें विभिन्न तत्वों के पदार्थ व्यंजक बने होते हैं। जैसे हम लोग सिर्फ दाल चावल सब्जी को हम लोग संतुलित आहार नहीं कह सकते, क्योंकि संतुलित का मतलब होता है पूरे चीज का सामग्री का होना। तो हमें संतुलित आहार के रूप में क्या क्या होता है, दाल होना चाहिए, चावल होना चाहिए, घी होना चाहिए, मछली होना चाहिए, अंडा होना चाहिए, हरी सब्जियां होना चाहिए, सलाद होना चाहिए, नींबू होना चाहिए, दूध होना चाहिए, दही होना चाहिए। यानी इन सब सामग्रियों को मिलकर जो हमारा भोजन बनता है या जो हम लोग भोजन के रूप में इन सब को ग्रहण करते हैं उसको हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। इससे क्या होता है, हमारा शरीर का सही ढंग से विकास हो पाता है।
क्या होता है, सही ढंग से हमारे शरीर का वृद्धि होता है। तत्वों के रूप में ले लिए मान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट हो गया, खनिज लवण हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, यानी इन सब का संघटक क्या कहलाता है, हमारा पोषक तत्व कहलाता है। यानी पोषक तत्व के रूप में ये सब क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। यानी इन सब से हमें क्या होता है, एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलता है। अब हम लोग बात कर लेंगे कि पोषक तत्व के कमी के कारण होने वाले रोग। यानी पोषक तत्व के, अगर हमारे शरीर में पोषक तत्व ना हो, यानी कार्बोहाइड्रेट ना हो, प्रोटीन ना हो, यानी इन सब की कमी हो, तो हमें शरीर में किस किस प्रकार की रोग होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि हमारा यहाँ पर सर्वप्रथम है कुपोषण रोग। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कोई बच्चा कुपोषित हो जाता है। कोई बच्चा को आपने देखा होगा, ये मिडिल वर्गीय जो बच्चे होते हैं वो, या छोटे जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, कुपोषित का शिकार हो, यानी कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। ऐसा क्यों? तो हम लोगों ने ध्यान देते हैं कि वहां पर वो क्या होता है, उसको या तो संतुलित भोजन नहीं मिला होगा, यानी उसको खाने के रूप में अंडा, मांस, मछली, घी, दाल, चावल ये सब नहीं मिला होगा, जिससे वह कुपोषण का शिकार हो चुका है। और कुपोषण की पहचान के लिए आप देखे होंगे किसी किसी बच्चे को पेट क्या होता है, बाहर निकल जाता है और हाथ पैर उसको क्या होता है, पतला पतला दिखने में लगता है। यानी वो क्या बच्चा होता है, उसके आंख पूरा धसे हुए होते हैं और ये दोनों हाथ और पैर देखने के बाद से वो मालूम चलता है कि वो उसको कुपोषण हो गया है। यानी उसका शरीर का विकास अच्छी तरह से नहीं हुआ है, जिससे वह कुपोषण का शिकार हो चुका है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाता है कि उस जो माँ के बच्चे में गर्भ जब पलाता है तो उस माता को ही क्या किया जाता है, सर्वप्रथम उसको संतुलित आहार दिया जाता है, जिससे वह बच्चा हुष्ट पुष्ट हो, यानी बलवान हो, मोटा ताजा हो, जिससे वह कुपोषण का शिकार ना हो। अगर ऐसा ना हो तो वो क्या हो जाता है, गर्भ से ही कुपोषण का शिकार हो जाता है। और कुछ कुछ बच्चे क्या होते हैं, 3 साल या 4 साल के बच्चे को देखिएगा कि ये सब खाना सामग्री अगर पर्याप्त मात्रा में न मिले तो वो भी क्या हो जाते हैं, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। यानी वो क्या करते हैं, अपने दिनचर्या में अगर संतुलित आहार न मिले तो सिर्फ दाल चावल रोटी ही खाकर अपने जीवन व्यतीत करते हैं, जिससे क्या होता है, ये समस्या अगर लंबी समय तक चले तो क्या होते हैं, वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था कुपोषण रोग। कुपोषण रोग को हम लोग उसके बारे में जाने और उसका निवारण भी जाने। अब हम लोग जानेंगे अभाव जनित रोग। दूसरा रोग की बात करें तो अभाव जनित रोग। इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति अगर एक ही चीज का सेवन करता है, मान लीजिए कि शुरू में उसने संतुलित आहार लिया, लेकिन कुछ समय बाद उसको कुछ चीजों यानी कुछ खाद्य पदार्थ की कमी महसूस होने लगी और ये कमी कई वर्षों तक चलता रहता है, जिससे वो क्या होता है, यानी उस खाद्य पदार्थ की कमी के कारण उसे अभावजन्य रोग यानी अभाव जनित रोग पैदा होता है। वो क्या होता है, अभाव जनित रोग से वो ग्रसित हो जाता है और उसको वो अभाव जनित रोग हो जाता है। उसके बाद से एक और जानने वाले हैं रोग के बारे में, तो वो रोग है हमारा एक क्वासीलोकर रोग। यानी क्या है, क्वासीलोकर रोग है जो बच्चों में क्या होता है, इसको अधिकांश लक्षण देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपके हाथ पैर के साथ साथ आपकी जो छाती है, यानी जो भी ये शरीर के अस्थि हैं, वो क्या होते हैं, पतले पतले होते हैं। और इसमें क्या होता है, क्वासीलोकर रोग में कि आपका हाथ और पैर तो फूलेगा ही फूलेगा, पेट भी फूल जाता है और ये मुंह भी फूल जाता है, जिससे क्या होता है, क्वासीलोकर रोग होता है। ठीक है, तो इसको भी, ये भी हमारे अगर सही ढंग से भोजन नहीं करते हैं, यानी भोजन के रूप में संतुलित आहार नहीं लेते हैं, अंडा, घी, मांस, मछली ये सब का हम लोग सेवन नहीं करते हैं, तो ये सभी रोगों से हमें क्या होता है, समस्या झेलने को मिलता है। यानी इन सब रोगों से हम लोग क्या करते हैं, समस्या हमें उत्पन्न होती है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग बात करने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हमें देख रहे हैं कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दूषित भोजन। अब इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, दूषित भोजन अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है कि कई दिन के सड़े गड़े, यानी सड़े नहीं बोलते हैं, उसको बासी के रूप में बोलते हैं। जैसे कि हम लोग 1 दिन या 2 दिन का खाना रह जाता है तो उसको हम लोग भोजपुरी में क्या कहते हैं, बासी कहते हैं। यानी ये अरुआ गया है, बासी हो गया है। तो इसको अगर इस खाना का कोई व्यक्ति अगर सेवन करता है तो उसको भी क्या होता है, यानी दूषित भोजन
जो हमारा ये दूषित भोजन है, अगर उसको सेवन करेगा तो उसको भी बीमारी से सामना करना पड़ेगा। जैसे गैस्ट्रिक की बीमारी यानी गैस की बीमारी, लीवर की बीमारी, यानी उसका क्या हो जाएगा, उसमें वो तो बासी खाना है यानी दूषित भोजन है, तो उसको खाने से उसके बीमारी हो सकती है, यानी उसको गैस का प्रॉब्लम हो सकता है, उसको लीवर की प्रॉब्लम हो सकता है, यानी उसको खाना अच्छा तरह से नहीं पच पाएगा, जिससे वो क्या होता है, उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग कुछ रोग और यानी विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले रोग और उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा विटामिन ए है, क्या है जी, विटामिन ए, तो विटामिन ए के कारण हमें रतौंधी होता है। विटामिन ए के कारण हमें क्या होता है, रतौंधी होता है। यानी अगर हम विटामिन ए नहीं लेते हैं तो हमें कौन सा रोग होता है, हमें रतौंधी होता है। इसमें क्या होता है, रतौंधी में ध्यान दीजिएगा बच्चों कि दिन में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, लेकिन रात में रतौंधी का मतलब क्या हो रहा है कि रात में, तो रात में क्या होगा, आपको शाम होते होते दिखाना बंद हो जाएगा, यानी धुंधला सा दिखाई देगा, आप जाकर कहीं लौट जाएंगे, इधर जाना है तो इधर चले जाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि आपको यानी विटामिन ए की कमी हो रही है, तो आपको रतौंधी की बीमारी की सामना करना पड़ेगा। इसको यानी विटामिन ए कहां से मिलता है, तो हमें गाजर से। कहां से मिलता है, गाजर से। विटामिन ए सबसे अधिक गाजर में मिलता है, उसको आप सेवन करेंगे तो विटामिन ए की समस्या नहीं रहेगी। ठीक है। तो इसमें देखिए अब लक्षण के बारे में पढ़ लेते हैं। तो लक्षण में क्या होता है कि कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना और कभी कभी पूरी तरह से दिखाई नहीं देना, यानी कभी कभी तो धुंधला दिखाई देता है, लेकिन बाद में क्या होता है, यानी यही बीमारी अधिक समय तक हो जाए तो क्या होता है, वो साफा दिखाई नहीं देता है। तो ये हमारा हो गया विटामिन ए के बारे में। अब हम लोग जानेंगे विटामिन बी। तो इसमें क्या है, इसमें कौन सा रोग होता है, विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है, बेरी। इसमें क्या होता है, बेरी। ठीक है। इसमें था रतौंधी, इसको लिख लेंगे रतौंधी, यानी विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है, रतौंधी। और विटामिन बी की कौन सी बीमारी, विटामिन बी की कमी हुई तो कौन सा रोग होगा, बेरी। यानी बेरी हमारा क्या हो गया, विटामिन बी की कमी से हो गया। अब हम लोग जानेंगे इसके लक्षण। इसमें क्या होता है कि दुर्लभ पेशियां यानी जो हमारे मांसपेशियां है वो क्या हो जाएगी, दुर्लभ होने लगेगी, और काम करने की ऊर्जा में कमी, यानी जो भी ये हमारा मांसपेशियां है उसका क्षय होने लगेगा, यानी कमी होने लगेगी, तो हमें काम करने में मन लगेगा। आप ही बताइए कि अगर आपका शरीर कमजोर होने लगे तो आपको काम करने में मन लगेगा, पढ़ने में मन लगेगा। तो ये सब घटना, ये सब किसकी कमी से हो रहा है, विटामिन बी की कमी से। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेंगे विटामिन सी के बारे में। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसमें होता है बाबू स्कॉर्बी। क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं तो स्कॉर्बी होता है। स्कॉर्बी यानी ई कौन सा रोग है, तो ई आपको मसूड़ा से खून देने लगेगा, यानी मसूड़ा से क्या होगा, अनावश्यक खून देने लगेगा। आप जब भी ब्रश करेंगे तो देखते होंगे, अपने सामाजिक परिवेश में देखे होंगे, किसी बच्चे को या किसी बूढ़े आदमी को क्या होता है, उसको जब ब्रश करता है तो उसमें उसके दांत से खून निकलना आता है। तो उस बच्चे को या उस बूढ़े आदमी को या उस व्यक्ति को कौन सा रोग हुआ है, स्कॉर्बी रोग हुआ है, जिसके कारण वो क्या कर रहा है, उसके मसूड़े से दांत से खून निकल रहा है। ठीक है। और इसको यानी इसमें ये तो लक्षण हो गया, और इसको क्या करेंगे, इसको दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा, आंवला यानी विटामिन सी के रूप में आंवला सबसे अच्छा स्रोत है, उसको ग्रहण करना होगा, यानी सेवन करना होगा। जैसे खट्टे पदार्थ, नींबू हो गया, संतरा हो गया, इसको भी आप सेवन कर सकते हैं अपने यानी विटामिन सी की कमी से स्कॉर्बी रोग हुआ उसको दूर करने के लिए। यानी ये हमारा कमी, ये हमारा क्या हो गया, उससे रोग। और लक्षण के बारे में जाने तो लक्षण कैसा प्रकोप है जी, दांत से खून निकलना यानी मसूड़े से खून निकलना। ठीक है। उसके बाद से बात करेंगे विटामिन डी। अब यहाँ पर बात करेंगे विटामिन डी के बारे में, यानी विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेटस। यानी क्या होता है इसमें, रिकेटस होता है, एक रिकेटस बीमारी है जो किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन डी। तो इसको यानी इसमें लक्षण कौन सा है, इसको देख लेते हैं। तो अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना,
यानी अस्थि जो है हमारा, ये अस्थि यानी हड्डी, अस्थि को हम लोग क्या कहते हैं, हड्डी कहते हैं, बोलचाल की भाषा में इसको क्या कहते हैं, हड्डी कहते हैं। तो ये हड्डी क्या होता है, मुलायम हो जाता है, यानी हड्डी तो हमारा काड़ा है, लेकिन अगर ये बीमारी हो गया यानी रिकेटस बीमारी हो गया तो ये क्या होगा बाबू, ये आपका हड्डी मुलायम हो जाएगा और इधर उधर मुड़ने लगेगा। यानी आप चाहेंगे यहाँ पैर रखना तो आपका पैर वहां पर अच्छी तरह से नहीं रखा पाएगा, क्योंकि आप में वह विटामिन यानी विटामिन डी की कमी हो गई है। ठीक है, तो ये हमारा लक्षण कौन सा है कि हड्डियों का मुलायम होना और वो इधर उधर मुड़ना। ठीक है, इसको दूर करने के लिए यानी विटामिन डी को कमी के दूर करने के लिए क्या उपाय है, आपको सूर्य के प्रकाश लेना होगा। यानी सुबह सुबह जो सूर्य उदय होता है, सूरज भगवान जो उगते हैं, तो उस समय आप सूर्य के प्रकाश में होंगे तो विटामिन डी की कमी यानी पूर्ति हो सकती है उससे। ठीक है, उसको आप उस प्रकाश को ग्रहण करेंगे तो आपको विटामिन डी की कमी नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद से जानेंगे यहाँ पर कैल्शियम। तो कैल्शियम भी हमारा क्या होता है बाबू, कैल्शियम भी हमारा क्या होता है, शरीर को चलाने में बहुत ही मदद करता है। यानी अस्थि और क्षय, दंत क्षय यानी अस्थि अगर इसकी कमी हो गई, कैल्शियम की कमी हो गई तो इसमें कौन सा क्या क्या प्रभावित होता है, यानी अस्थि यानी हड्डी, अस्थि बोले तो हड्डी। ठीक है, ये हमारा अस्थि हो गया, अस्थि हो गया यानी इसको हम लोग बोलचाल में हड्डी कहते हैं। ठीक है, हड्डी। और देख रहे हैं इसमें क्या है, दंत क्षय यानी दंत क्षय, दंत क्षय हो यानी कैल्शियम की कमी हुआ, आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हुआ तो क्या क्या किस किस के समस्या झेलना पड़ेगा, यानी अस्थि यानी हड्डी का क्या हो जाएगा, हड्डी की कमजोर होने लगेगा, और दंत क्षय यानी दांत क्या हो जाएगा, गिरने लगेगा, दांत क्या होगा, गिरने लगेगा। उसके बाद से जानेंगे इसको क्या, इसका मतलब लक्षण क्या है, तो कमजोर अस्थियों और दंत क्षय यानी कमजोर अस्थि होने लगेगा और दंत क्षय होने लगेगा। यानी दांत क्या होगा, क्षय मतलब क्या होगा, गिरना, यानी आपका दांत जल्दी टूट जाएगा, जल्दी टूट जाएगा तो आप बूढ़ा महसूस होने लगेंगे। ठीक है, तो इसको यानी ये कमी ना हो, यानी कैल्शियम की कमी ना हो तो आपको क्या करना चाहिए, यानी दूध पीना चाहिए। दूध में क्या होता है, कैल्शियम की मात्रा होती है। उसके बाद से आपको अंडा यानी अंडा का ऊपरी भाग यानी वो जो हमारा व्हाइट होता है, पीला वाला भाग नहीं, वो जो हमारा अंडा का नीचे वाला भाग होता है यानी बीच वाला भाग होता है, उसमें वासा होता है, उसमें फैट होता है। अगर वो जो ऊपर वाला भाग खाएंगे, व्हाइट वाला भाग खाएंगे तो उसमें क्या होता है, कैल्शियम होता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग दूर किया जा सकता है। ठीक है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, आपको एकदम लक्षण, कारण और उपाय तीनों बतलाया जा रहा है। तीनों ये एग्जाम में भी पूछता है यानी कॉम्पिटिटिव लेवल में भी पूछता है, आपको अभी ही प्रोवाइड करा दिया जा रहा है, यानी आपको अभी ही बतला दिया जा रहा है कि आप भी बिल्कुल कॉम्पिटिटिव लेवल का ही तैयारी करें, उसी व्यू से पढ़ें ताकि हमें कुछ आगे करना है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने आयोडीन। अब आयोडीन की बात आ गई तो आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंघा रोग। आपने देखा होगा, अभी तो नहीं लेकिन पहले वाले जमाने में, उस समय पहले की बात किया जाए तो घेंघा रोग हो जाता था। यानी यहाँ पर क्या होता था, ये अनावश्यक क्या होता था, मांस निकल जाता था, यानी घेंघा, जैसे घेंघा भर जाता था। उस समय क्या होता था, यानी आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। इसको देखिए क्या है, इसका लक्षण क्या है कि गले की ग्रंथियां का फूल जाना, यानी जो ये हमारा गला है ये ग्रंथियां क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, यानी ऑटोमेटिक फूल कर लटक जाएगी। और क्या होता है, बच्चों में मानसिक विकलांगता, यानी बच्चों की देखा जाए तो उसमें मानसिक इस तरह करता रहता है, तो वो क्या है, उसमें क्या कमी है, तो उसमें आयोडीन की कमी है, जिसके कारण उसका विकास अच्छी तरह से नहीं हो पाया है। ठीक है, यानी ये तो हमारा आयोडीन यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर हमारा क्या था, आयोडीन। ठीक है बाबू, इसको लिख लिए आयोडीन। आयोडीन के रोग से, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा। इसको भी लिख लीजिएगा, घेंघा। और इसका लक्षण क्या है, बच्चों में बहरापन, और ये जो हमारे ग्रंथि है यानी गले की ग्रंथि है, ये क्या है, गले की ग्रंथि है। गले की ग्रंथि को क्या होता है, अचानक फूल जाता है, यानी कमी हुआ तो ये गले की ग्रंथि क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, यानी साइड में यहाँ पर निकल जाएगा। देखे होंगे आपने, देखे होंगे तो ठीक है, नहीं तो ये क्या होता है, यहाँ पर ग्रंथि होती है जो ये हमारे गले की ग्रंथि, ये फूल जाती है, किसकी कमी के कारण, आयोडीन की कमी के कारण। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे लोह, यानी लोहा हमें कहाँ से प्राप्त होता है। हम लोग खाद्य पदार्थ में लोह का भी उपयोग करते हैं, तो ये हमें इसकी कमी से क्या होता है, पहले हम लोग कमी जान लेते हैं। तो अल्पलकता यानी ये हमारा रक्त है, इसमें क्या होता है, इसका क्षय होने लगता है, यानी क्या होता है, इसका क्षय होने लगता है। क्षय मतलब क्या, कमी, इसका क्या होता है, कमी होने लगता है रक्त का,
किसका? रक्त का। तो इसको पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम लोग कमी लिख देते हैं, रक्त क्षय। क्या बाबू? इसका होता है रक्त क्षय। इसको लिख लिए होंगे, मिटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, रक्त क्षय होने लगता है, यानी इसका कमी होने लगता है। किसके कमी कारण? लोहा। अगर लोहा हम लोग कम मात्रा में लेते हैं तो हमारा क्या, किस चीज का कमी होने लगता है? रक्त क्षय का कमी होने लगता है, यानी खून की कमी। यहाँ पर लिख देते हैं, रक्त का मतलब होता है खून बाबू, ठीक है। इसको लिख देते हैं खून की कमी, खून की कमी, खून की कमी होने लगता है। और इसका उपाय क्या है? इसका लक्षण में क्या है कि कमजोरी होना, यानी जब खून कमी होगा तो आपका शरीर चलेगा। आपको चलाने के लिए शरीर में क्या है? खून है ना दौड़ रहा है, खून है ना दौड़ रहा है। और यहाँ पर क्या हो जाए, रक्त की कमी, यानी कमजोर होंगे और रक्त की कमी होगा तो आप कौन सी चीज की बीमारी के कमजोर हो गए हैं? यानी लोहा की कमी के कारण आपके शरीर को लोहा नहीं मिल रहा है। तो इसको पूर्ति करने के लिखिएगा, यानी इसको लोह की पूर्ति करने के लिए क्या आवश्यक है? पालक, यानी हरी सब्जी लिखिएगा, हरी सब्जी, ठीक है। हरी सब्जी अगर आप सेवन करते हैं, हरी सब्जी सेवन करते हैं, सेवन के रूप में पालक, और क्या करते हैं? लोहा मतलब क्या होता है? जो हमारा चोकर होता है, चोकर जो हम लोग आटा चाल कर बीग देते हैं, तो वो जो चोकर होता है ना, उसी में लोह पदार्थ पाए जाते हैं, यानी उसका भी अगर हम लोग सेवन करेंगे तो हमें क्या हो जाए, रक्त लपता की बीमारी नहीं होगी, ठीक है। तो ये सब हम अपने थ्योरम पर अभी तक हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं अपने क्वेश्चन आंसर पर।